आपका सबका एग्जाम कैंसिल हो गया स्टेट बोर्ड का, तो नाउ स्टेप नंबर 1। उसके बाद सबको मालूम है नंबर्स कैसे मिलेंगे, अभी एसएससी के रिजल्ट कैसे मिलने वाला है आपको पता है? ओके, 9th स्टैंडर्ड का आपका 50% कंसिडर होगा परसेंटेज, और 10th स्टैंडर्ड का आपका 50% कंसिडर होगा। कैसे? जो 9th का तो आपका एग्जाम हुआ था, बट 10th में जो आपका असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ना आप लोग, प्लस वाइवा या ओरल, जो भी कहते हैं आप लोग कहते हैं, इसके आपके असाइनमेंट के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे और ओरल के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे मिला के 50 मार्क्स, 50% आपके 10th के रहेंगे और 50% आपके 9th के रहेंगे। ऐसा कुल मिला के आपका एसएससी का रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, नॉट जून। सेकेंड वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आएगा। जुलाई के सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर। मतलब आपको स्कूल से रिजल्ट कब मिलेगा? तो क्वेश्चन अगर किसी को है दिमाग में, तो आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जुलाई में। कैसे होगा कैलकुलेशन वो पता चल गया ना, ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा एक पॉइंट है सर, नाउ हाउ टू टेक द एडमिशन इन 11th स्टैंडर्ड। बराबर है कि नहीं? 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन कैसे होगा, किसी को आइडिया? 11th का एडमिशन कैसे होना है? एनीवन नोस हाउ टू टेक द 11th कॉमर्स या 11th साइंस में एडमिशन या आर्ट्स में कैसे रहने वाले? सो गवर्नमेंट हैज बीन डिक्लेयर किया जीआर, और 11th का आपका एडमिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सीट। आपका सीईटी का एग्जाम होगा, मालूम है आपको? मालूम है ना? आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा ऑफलाइन, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। नाउ पॉइंट इज दैट ये एग्जाम, अभी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे, बराबर, पर सब्जेक्ट कितना वेटेज होगा, बराबर ना? ये सारे क्वेश्चन है ना। मतलब अगर मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो मैथ्स कितने मार्क्स के लिए आएगा, साइंस कितने मार्क्स के लिए आएगा, सोशल साइंस कितने मार्क्स के आएगा, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमेंगे। बट ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको नहीं मिलेंगे जब तक, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने अभी तक इसको क्लैरिटी नहीं दी है। यू हैव टू वेट फॉर दिस, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी तक ये क्लैरिटी आया है कि सीईटी का एग्जाम होगा, इधर तक पता चला है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, ऑप्शनल बोला है कि दिस एग्जाम इज नॉट कंपल्सरी टू ऑल एसएससी। पहली बात, ऑप्शनल का मतलब समझ में आया कि सर मुझे देना ही पड़ेगा, तो नॉट कंपल्सरी, इट इज अ ऑप्शनल। बट सर क्या मैं देना चाहिए, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको, अगर आप मुझे पूछोगे सर व्हाट इज योर एडवाइस, आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमें ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सो देन माय एडवाइस इज गोज टू आपको ये एग्जाम देना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा ये एग्जाम आपको देना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये एग्जाम क्यों देना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि इट इज ऑप्शनल एग्जाम। जो लोग देना चाहते हैं वो लोग दे सकते हैं, जो लोग को नहीं देना है वो लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो व्हाई यू आर सेइंग दैट कि इट इज द एडवाइजेबल टू गिव द एग्जाम, क्यों देना चाहिए हम लोग को एग्जाम? तो उसका रीजन ये है कि इफ सपोज अगर आप 6 लोग ये एग्जाम देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिले? चल मान लो ये 4 लड़के एग्जाम देते हैं और ये हम 3 जन एग्जाम नहीं देते, we 3 people are not giving exam, you people are 4 giving the exam। तो जो देंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं देंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? जब 11th का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबको मालूम है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बराबर? ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1 फिल होगा, पार्ट 2 फिल होगा, यस और नो? और जब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एप्लीकेशन फिल होने के बाद सबमिट होंगे और जो पोस्ट ऑनलाइन लिस्ट मेरिट लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑनलाइन लिस्ट लगेगा, तब उसमें जो नाम आएगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया है
they will get the first preference. समझ में आया? मतलब तुम चारों लोगों का नाम पहले या दूसरे लिस्ट में पहला आएगा क्योंकि तुम लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया है, और हम 3 जन का नंबर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया। तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिन्होंने एग्जाम दिया। सेकेंड लिस्ट में किसका नाम आएगा? जिन्होंने एग्जाम दिया है। हम लोगों का नाम कब आएगा? मे बी थर्ड, और वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 2-2.5 महीना वेट करना पड़ेगा। मतलब तुम लोग का एडमिशन होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद हम लोग का तीसरा चौथा लिस्ट डिक्लेयर होगा, तब जाके हम लोग को उसमें नाम। तो एडवाइजेबल क्या है? देना चाहिए। अगेन सेकेंड रीजन, अगर नहीं देते हम लोग तो तुम चारों ने एग्जाम दे दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम देंगे, और बहुत कम लोग रहेंगे जो एग्जाम नहीं देंगे। तो जो लोग देंगे उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पहला लिस्ट में सब कॉलेज फिल हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? जो लोग एग्जाम देंगे पहला लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में जिन लोग का नाम आएगा, अच्छे अच्छे कॉलेज का सीट फुल हो जाएगा। बाद में हमें जो बचेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड लिस्ट में सारे मोस्ट ऑफ सीट्स सब फुल हो जाएंगे, तो हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहां एडमिशन मिलेगा वहां पर जाके लेना पड़ेगा। सो वी डोंट हैव एनी चॉइस। जो देगा गवर्नमेंट वो लेना पड़ेगा। तुम लोग के पास चॉइसेस है, क्योंकि तुम लोग को पहला सेकंड लिस्ट में नाम मिलता है, हम लोग के पास चॉइसेस नहीं है। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी, अगर 10th का एग्जाम आप अपीयर कर दिया और कैंसिल हुआ है, तो आपको सीईटी अगर गवर्नमेंट, आई रिपीट अगेन, माय वर्ड इज वेरी क्लियर, इफ गवर्नमेंट इज कंडक्टेड सीईटी तो इट्स प्रेफरेबल टू गिव द एग्जाम। इफ दे डोंट कंडक्ट तो दिन कोई इश्यू नहीं। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जबकि गवर्नमेंट ने 16 जून को जीआर डिक्लेयर किया है कि सीईटी होगा करके, तो सब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि होगा तो देना पड़ेगा? क्योंकि nobody knows what happens in the future now. If it is cases rises, the government can immediately change the decision. बराबर है कि नहीं? गवर्नमेंट डिसीजन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत टाइम पहले आपको याद है, गवर्नमेंट ने बोला था आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा। जैसे धीरे धीरे क्लोज टाइम आ गया, गवर्नमेंट ने कैंसिल। बराबर। अभी भी अकॉर्डिंग टू द 16 जून का टाइम टेबल के हिसाब से गवर्नमेंट ने सीईटी एग्जाम का जीआर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, होगा करके। बट अगर इन फ्यूचर सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगी, इफ इट इज कोरोना केसेस राइजेस, जैसे कि आप देख सकते हो यूके और यूएस में ऑलरेडी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। जो तीसरा फेज जो बोल रहे थे ना, थर्ड वेव आने वाला है, तीसरा लाट आने वाला है कोरोना का, सो इट हैज ऑलरेडी बिगिन। यूके में ऑलरेडी आ चुका है, यूएस में ऑलरेडी लॉकडाउन गिर चुका है, और कल के न्यूज के हिसाब से एम्स ने डिक्लेयर कर दिया है भारत में 6 से 8 वीक में एक्सपेक्टेड है। तो दोबारा 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर हो, क्या आने वाले चांसेस, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इफ इट इज सिचुएशन इज नॉर्मल, आपका एग्जाम होगा। इफ सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल, तो शायद गवर्नमेंट इसको कैंसिल करके अपना नॉर्मल है जो स्कूल वाले मार्क्स देंगे ना, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू। ये आपको, आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ आने से आपको काफी चीजों की क्लैरिटी मिली है, राइट? तो इसलिए ऐसे सेमिनार्स, करियर गाइडेंस के लेक्चर्स आपको अटेंड करने चाहिए, ताकि कुछ चीजें जो हम लोग को नहीं पता, घर पे बैठ के किसी से नहीं समझ में आती है, वो चीजें आपको यहाँ पर पता चल सकती है। बिकॉज आज का जो लेक्चर में ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, बट कुछ और अलग चीजें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो हम लोग को थ्रू आउट द ईयर है, पढ़ना तो थ्रू आउट द ईयर है। सो आई थिंक आपको पहले 10th और 11th का क्लैरिटी मिला है, हमको क्या करना है आगे, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, इसे पता नहीं चल रहा है घर पे बैठ के, कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई तीसरा कुछ अलग ही बोल रहा है, पता नहीं क्लैरिटी आ रही है। सो काफी लेवल तक अभी आप लोगों को पता चल गया। तीसरी चीज, अच्छी चीज तुम लोग के लिए, सर अभी मैंने क्या किया मालूम है, अगर एग्जाम कंपलसरी हो गया, 100 मार्क्स का एग्जाम जिसमें मैथ साइंस सब सब्जेक्ट 15-15, 20-20 नंबर की लेंगे, सर मेरा स्टडी नहीं हुआ, 10th में तो बुक खोला ही नहीं, मान लो ऐसा अज्यूम करो,
या फिर सीईटी में क्या आएगा मुझे नहीं पता सर, और उसका मेरा प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, तो हाउ टू कंडक्ट द एग्जाम नाउ। तो आपके लिए एक और एक गुड न्यूज है, अगर ये एग्जाम कंडक्ट होता है सीईटी का, जो एसएससी बेस होगा, 10th के बेस पे होगा एग्जाम, सब्जेक्ट भी आपके 10th के ही रहेंगे। अगर ये एग्जाम होता है, दो चीजें बताऊंगा, इसका पैटर्न कैसे होगा। पैटर्न मतलब समझ में आता है ना, एग्जाम किस प्रकार का होगा। तो आपको स्कूल में जब एग्जाम के लिए जाओगे, ये एग्जाम कहाँ होगा सर, हॉल टिकट मिलेगा? नहीं बेटा, आपके जो रिस्पेक्टिव स्कूल से, जैसे कि आप कौन से स्कूल से हो बेटा, आप सब सॉरी तमिल, ओके, विच मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, सेम इंग्लिश, राइट। आप सेंट मेरीज ग्लोबल से हो, मतलब आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हो ना, उसी स्कूल में आपका एग्जाम दिया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट बोलते हैं। अभी ये ओएमआर शीट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है इधर, सपोज दिस इज द क्वेश्चन पेपर, ये मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, और इसके मैंने ऑप्शंस लिखे यहाँ पर 1 2 3 4, जिसको हम लोग एमसीक्यूज बोलते हैं। 11 10 12 स्टैंडर्ड में आप शायद उसको मैच दी कॉलम या फिर कुछ क्या बोलते हैं आप लोग, एमसीक्यूज, आप लोग को इंग्लिश मीडियम वाले एमसीक्यूज बोलते हैं, राइट। तो अगर इसका अगर एक क्वेश्चन का आंसर अगर थर्ड करेक्ट है, तो एमआर शीट ऐसी देती है, तो उसको थर्ड को मुझे ब्लॉक करना है। दैट्स फॉलो, दिस इज द वे ऑफ पैटर्न ऑफ योर हैपनिंग एग्जाम। इस प्रकार से आपका ये एग्जाम होगा, राइट। ये एग्जाम आपके रिस्पेक्टिव स्कूल में होगा। तो गुड न्यूज क्या था, तो गुड न्यूज ये था कि अगर ये एग्जाम होता है और इसका सिलेबस प्रॉपर्ली गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं, तो इसका पूरा का पूरा स्टडी 100 मार्क्स का हम लोग कंडक्ट करेंगे। और जिस इंस्टीट्यूट में अभी आप बैठे हो ना, और जहां पे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ये पूरा का पूरा सीईटी का जो सिलेबस गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगी, वो पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग आपको, जो भी अपने पास टाइम गैप रहेगा, इफ इट इज 1 मंथ और इफ इट इज 45 डेज, तो पूरा का पूरा सिलेबस सीईटी का पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। फॉर दैट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर्स, आप लोग कुछ पे नहीं करते पहली बार। तो ये अच्छी चीज है, अगर होता है तो हम लोग के लिए बेनिफिट जाएगा। तो मेरा 11 कॉमर्स का लेक्चर कैसे होगा बेटा, आपका लेक्चर भी होगा और एग्जाम भी होगा, ये पढ़ाई भी होगा, मतलब आपका एग्जाम, ये 11 कॉमर्स के लेक्चर्स मिस नहीं होंगे। आपके लेक्चर अभी चल रहे हैं ना, ऐसे ही चलेंगे, बट आपका जो सीईटी का एग्जाम होगा, मतलब जो सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे, वो इवनिंग में कंप्लीट कराएंगे 5 बजे 6 बजे। तो आपका दोनों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सुना, ये था आपका थोड़ा सा 10 से बेसिक। Now we'll talk about the 11. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल चालू हो जाता है कि इफ इट इज, आपका परसेंटेज तो आपको मालूम नहीं, बट फिर भी काफी स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड व्हाट दे वांटेड टू गो फॉर इट, राइट। मतलब किसी को साइंस लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है, किसी को आर्ट्स लेना है। आपके यहाँ पर ऐसा, मतलब ऐसा कोई है कि जो प्रिपेयर्ड है कि मुझे आर्ट्स या साइंस लेना है, अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स, एनीवन? कॉमर्स कंप्लीट, okay, so everyone knows that there are 3 streams are available here. अपने पास 11 में साइंस, कॉमर्स, साइंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मेजॉरिटी पीपल आर बिलोंग्स टू कॉमर्स फील्ड। साइंस में लेकिन बेसिकली 2 फील्ड होते हैं, एक इंजीनियरिंग आता है और दूसरा मेडिकल है। मेडिकल के अलावा डिफेंस भी है और आर्किटेक्चर भी है। इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे 11 12 साइंस से कंप्लीट करके मुझे सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है 200 मार्क्स का। ये 200 मार्क्स के नंबर्स के बेस पे मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, प्रोसेस बता मालूम होना चाहिए अपने। मेडिकल, मुझे डॉक्टर बनना है सर। इंजीनियरिंग में सर कौन से ऑप्शंस होते हैं? इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आपके फ्रेंड्स अभी ऑप्ट करेंगे शायद, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, सो मेनी। उधर जाने के लिए सर 12th के परसेंटेज लेके जाएंगे भी, तो किसके नंबर्स पे मुझे एडमिशन मिलेगा? सीट 200 मार्क्स का, उसके नंबर्स देख के मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में। सर मुझे इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल करना है सर, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, फार्मेसी करना है, तो कौन सा? नीट का। सर 12 मुझे 95 परसेंटेज है सर, मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल।
मुझे नीट में 720 मार्क्स का पेपर होगा, ये 720 में से कितना मिला 500, कितना मिला 550, कितना मिला 650, यू विल गेट द एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस। थोड़ा कम मिला है 550 मिला है बीडीए, 450 मिला है ये, 400 मिला है ये, जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा लेवल। सर मुझे फार्मेसी करना है सर, फार्मेसी के लिए नीट देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, सीट 200 मार्क्स का मेडिकल में फार्मेसी का एक सीट है। डिफेंस सर मुझे आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है, एनडीए एंट्रेंस नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये आपके लिए भी ऑप्शन रहेगा कॉमर्स के लिए आपका। आर्किटेक्चर जाना है सर मुझे, नाटा एंट्रेंस एग्जाम। सर ये मतलब आप थोड़ा थोड़ा चीजें कुछ समझ में आए कि साइंस में आगे करियर करने के लिए हर एक करियर के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम डाल सकते हो। जैसे मुझे आर्किटेक्चर करना है तो मुझे कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, मुझे डिफेंस में जाना है एनडीए, मेडिकल में जाना है, फार्मेसी में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, क्लियर हो गया? बट ऑप्शंस आर मोर, ये साइंस का। बट आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि हाँ मेरे को कॉमर्स में जाना है, तो ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द कॉमर्स ना। कॉमर्स 11 और 12 करने के बाद ऑप्शन तो बहुत है बेटा डिग्री के। सबसे नंबर 1 ऑप्शन आता है आपका बीकॉम, बराबर। 12 के बाद कितने साल का होता है सर, जिसे हम लोग टी वाई बीकॉम और कॉमर्स में ग्रेजुएट बोलते हैं। सर 12वीं के बाद क्या करना पड़ेगा, तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट बन जाएगा? यस, आपका बीकॉम ग्रेजुएट होगा। सर क्या मैं सिर्फ बीकॉम करने के लिए कॉमर्स ले लूं? सर और कुछ नहीं कर सकते? क्या है और बैच? सो बैच का मतलब क्या होता है, बैचलर इन अकाउंटिंग फाइनेंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम। सर बैच मैं जब ग्रेजुएशन किया तो हम लोग के टाइम ये सब चीज भाई एक ही चीज थी। But nowadays there are options are open to you people. You can choose any option according to your interest and choice. आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी फील्ड में जा सकते हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, हमारे पास। चलिए बैच का होता है 11-12 में, आपको मालूम है कॉमर्स में एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, राइट। सो अकाउंट, मुझे अकाउंट में इंटरेस्ट है सर, मुझे आगे जाके सर अकाउंट फील्ड में जॉब करना है, आई वांट टू बिकम अकाउंटेंट इन अ कॉमर्स। सो बैच ये पूरा अकाउंट से रिलेटेड करियर बना, इसका फुल फॉर्म है बैचलर इन अकाउंटिंग। सर कितने साल का है? सर ना बीकॉम करना है सर, ना बैच करना है सर, कुछ और अच्छा फील्ड बताओ। बीएमए, बीएमए का मतलब होता है बैचलर इन मास मीडिया। आज का डेट में बहुत ज्यादा स्कोप है, कॉमर्स के ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट इसी के वजह से आते हैं। मास मीडिया का मतलब क्या होता है बेटा, मास मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में राइटर, न्यूज एंकरिंग का जॉब, रिपोर्टर का जॉब, कोई भी मीडिया सेक्टर, जितने भी मीडिया सेक्टर, रेडियो जॉकी बन सकता है, मतलब जितने भी मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आपको जॉब करना है तो आपको 12 के बाद 3 साल का क्या करना पड़ेगा, मास्टर, बीएमएम बोलते हैं, बैचलर इन मास। सर दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, बी एंड आई। बी एंड आई का मतलब क्या होता है सर, बी एंड आई का मतलब, बी एंड आई का मतलब होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सर मुझे बैंक में नौकरी, सो फिर बैंक के लिए कुछ अलग कोर्स करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप एक काम करो, 12 के बाद बी एंड आई मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए एडमिशन ले लो, 3 साल 3.5 साल में आपका डिग्री भी मिल जाएगा और आपका कोर्स भी हो जाएगा। यू कैन ऑप्ट जॉब इन अ बैंकिंग और एनी इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर हो गया? सर ये आपने बाजू में लिखा है बीबीआई, क्या होता है बीबीआई? बहुत सारे ऑप्शन है ना बेटा तुम लोग के लिए, हम लोग के पास बीबीआई। बीबीआई का मतलब होता है, सिंपल है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है बीबीए। और बीबीआई का मतलब इंश्योरेंस। बीबीए का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने एक नाम डेफिनेटली सुना रहेगा,
एमबीए कर, नाम सुना है? एमबीए करना है सर मुझे, बट एमबीए इज अ मास्टर डिग्री। तो बीबीए बैचलर होता है 3 साल, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं 2 साल और कंप्लीट करेगा, जिसमें मेरा एमबीए होता है। बट बीबीए के बाद और 2 साल पढ़ने के बाद मेरा मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए कर। सो दीज आर द बेसिक। और आपके पास और एक ऑप्शन है जिसका नाम है बीएससी आईटी, जो किसी को पता नहीं है। There are so many people who would like to go for a science, but due to some financial crisis, they are opted commerce. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, those who like to go for a science, but due to financial reason, क्योंकि किसी ने बोला है कि साइंस बहुत डिफिकल्ट है, या किसी ने बोला है साइंस में खर्चा बहुत होता है, सर इसलिए मैं कॉमर्स ले। ओके, पर सर मैं चाहता हूँ कि मैं साइंस में करियर करूँ, एक ऑप्शन आप लोगों के पास मिलेगा 12th कॉमर्स में। अगर आप जो 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हो, आप जो 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हो ना कॉलेज में, अगर आप अपना सब्जेक्ट मैथ्स प्लस आईटी रखते हो, जैसे कि एग्जांपल में बता, अभी 11th में सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? पहला तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये। दूसरा आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, तीसरा आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स कंपलसरी सब्जेक्ट, उसके बाद एसपी होता है, और मैथ्स मालूम है ना, मतलब जिन लोगों को मैथ्स लेना है वो लोग मैथ ले सकते हैं, जिनको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है वो लोग एसपी ले सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद लैंग्वेज, हिंदी ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, या आईटी ले। सो इसका मतलब ये है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट मैथ्स और आईटी, इफ आई ऑप्टेड, सो 12th के बाद जहां पे साइंस के बच्चे जाते हैं, बीएससी मतलब साइंस हो गया बेटा, बैचलर इन साइंस, तो मेरे लिए एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगा। अगर मैंने 11th 12th कॉमर्स में मैथ्स और आईटी लिया है, तो मुझे डिग्री में बीएससी आईटी में एडमिशन मिल, इफ आई गेट 60-70% एंड अबव, कॉमर्स में कंडीशन टू बी अप्लाई। तो अगर आपको 12th कॉमर्स में 70-65% एंड अबव मिला और आपका सब्जेक्ट मैथ्स और आईटी है, तो आप बीएससी आईटी में जा सकते हो। बहुत अच्छा हो गया, मतलब 11-12 साइंस किया भी नहीं और फिर भी मैंने 12th कॉमर्स से साइंस की, ये फील्ड ज्यादातर लोगों को पता नहीं, बट कंडीशन 12th में मेरे परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और मेरा सब्जेक्ट कोर मैथ्स होना चाहिए। अंडरस्टूड सर? ये सारी जो कोर्सेज है ना बेटा, ये करने से क्या मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा? कैन आई अचीव माय गोल्स एंड कैन आई मेक माय करियर? बेटा ये सारे डिग्री कोर्सेज, इससे आप अपना माथे पे सिर्फ ग्रेजुएशन का स्टैंप लगवा सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, बट कंडीशन टू बी अप्लाई, ग्रेजुएशन करके कोई अपना टारगेट और गोल अचीव नहीं करता, फॉर दैट यू नीड अ स्पेशल क्वालिफिकेशन। आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए ना। अरे हजारों लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं मुंबई में, सबको अच्छा जॉब मिलता है। तो सर मुझे अगर कुछ अलग करना है, अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर मुझे कॉमर्स में, लेकिन कॉमर्स में मैं अच्छा करियर बनाना चाहती हूँ, क्या सिर्फ ग्रेजुएशन से आई कैन अचीव माय गोल? मुझे 1,00,000, 1,50,000, 2 लाख का सैलरी मिल जाएगा? नॉट पॉसिबल। ओनली ग्रेजुएशन से आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो व्हाट टू डू डिफरेंट? सो एडवाइस, कॉमर्स में अगर आपको करियर करना है तो मेरा एडवाइस है, जैसे मैंने सिर्फ पहले गाइडेंस दिया, जो अभी बताया वो गाइडेंस था, नाउ इट इज माय एडवाइस, so I will suggest to go for only professional courses. प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है? सो कॉमर्स में 3 प्रोफेशनल कोर्सेज, पहला सीए, दूसरा सीएस, तीसरा, मतलब अगर आपको अपना करियर का मतलब आपके हिसाब से, इफ आई वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ सैलरी, मतलब मुझे बहुत बड़ा सैलरी वाला जॉब चाहिए, मुझे अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में बड़ा पोस्ट वाला जॉब चाहिए, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहला तो मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 12th के बाद जैसे आपने वो मैंने देखा, इंजीनियरिंग करने के लिए सीईटी था ना, मेडिकल करने के लिए नीट, आर्किटेक्चर के लिए नाटा, वैसे सीए करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस।
बट चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मुझे बनना है तो मुझे 12 के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, जिसका नाम है सीपीटी। मुझे क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना। ये सीपीटी का एग्जाम देने के बाद मेरा फाउंडेशन होगा, उसके बाद मेरा एंटर होगा, उसके बाद मेरा फाइनल। एंड वंस आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, तो फिर आपका लाइफ तो मजा नहीं, लाइफ सेट हो जाए। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑल्सो, आईटी रिटर्न फाइल करने का, और यू कैन वर्क इन एनी बिग कंपनी वेयर यू विल इजीली अर्न 1 लाख और 2 लाख रुपीज सैलरी पर मंथ। अंडरस्टूड? सेकंड, सीएस। सीएस मतलब क्या होता है बेटा? सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसे बहुत बड़ा लेवल कंपनी के प्रोफेशनल लैंग्वेज में जिसको सीईओ कहा जाता है। अभी ये सीएस नहीं मालूम है, ये सीईओ मालूम है। जो बड़े बड़े कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और सीईओ होते हैं। सीईओ मतलब कौन होता है? सीएस। तो सीएस मतलब जैसे सीएस होता है, सीए होता है ना, वैसे 12 के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देके फाउंडेशन, एंटर और फाइनल सीएस कंप्लीट करना पड़ेगा। सो मैं सीएस करेगा या करेगी तो सर मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। यस ऑफ कोर्स मिलेगा। सर मैं लड़का हूं लेकिन मैं सीएस करूं, बेटा मैं तो ज्यादा बोलूंगा। सर सेक्रेटरी तो लड़की को रखते हैं, बिल्कुल नहीं। सर मैंने तो देखा है टीवी के अंदर मस्त मॉडल लड़की होती है, उसको सीएस आपको सेक्रेटरी करके अपॉइंट करते हैं। क्यों? मेरे को बेटा वो सब मूवी में देखा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ज्यादातर अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को मिलती है और बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आज की डेट में बॉयज ज्यादा लोग कर रहे हैं। व्हाई? आई टेल यू दैट व्हाई। जब आप सीएस करोगे ना, सीएस के साथ लॉ करोगे ना बेटा, तो आपको डबल इनकम मिलेगा। मतलब कोई भी कंपनी के जो लीगल अफेयर्स होते हैं, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए लॉ आना चाहिए। और अगर मेरा सीएस भी है और मेरा लॉ भी कंप्लीटेड है तो बेटा मुझे तो डबल बेनिफिट मिलेगा, डबल सैलरी मिलेगा। कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल अफेयर्स होते हैं, लीगल काम होते हैं, वो सब मुझे मिलेंगे। प्लस मैंने सीएस भी किया है, मतलब कंपनी का सब मुझे, सीएस वालों को मतलब लॉ जैसा होता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन इन लोगों को सब पता होता है। तो मुझे डबल सैलरी, लॉ प्लस। तीसरा, सर मेरे अकाउंट में सर इंटरेस्ट ही नहीं है सर, पहले से अपने को जमता ही नहीं है, मजा नहीं आता। सर आई वुड लाइक टू बिकम अ बिजनेसमैन, और आई वांट टू बिकम अ मैनेजर ऑफ एनी कंपनी। दोनों। बिजनेस करने के लिए बिजनेस का नॉलेज तो होना चाहिए, यस और नो? बिजनेस कैसे करना है उसका चीज का नॉलेज तो होना चाहिए। तो फिर आई सजेस्ट बुक फॉर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन यू, अभी सर एमबीए कैसे होता है सर? एमबीए मालूम है आपको? सर मुझे इंटरेस्ट है इंश्योरेंस में, तो यू कैन मेक अ करियर एमबीए इन इंश्योरेंस। सर आई वांट टू बिकम अ बैंकर, सो यू कैन मेक अ एमबीए इन अ बैंकिंग। सर मुझे फाइनेंस में जाना है, तो यू कैन मेक अ करियर इन अ फाइनेंस। सर मुझे मार्केटिंग में जाना है, एमबीए इन अ मार्केटिंग। सर मुझे रिक्रूटमेंट में जाना है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, एमबीए इन एचआर। बात समझ में आया? जो चीज फील्ड में मुझे काम करना है, यू कैन मेक अ करियर एमबीए इन दैट करियर, दैट फील्ड। एमबीए इन इंश्योरेंस होता है, एमबीए इन बैंकिंग होता है, एमबीए इन फाइनेंस होता है, एमबीए इन एचआर होता है, एमबीए इन मार्केटिंग होता है। तो एमबीए कितने साल का होता है सर? टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? तो 3 सेमेस्टर सबके लिए कॉमन होगा, हम सब एमबीए 3 सेमेस्टर सबके लिए कॉमन होगा, 1.5 साल। तो छठा वाला सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन। सर मैं इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस। सर मैं बैंकिंग, तो बैंकिंग। सर मैं मार्केटिंग, सर मैं एचआर, सर मैं फाइनेंस, सर मैं अकाउंट, एमबीए। अपना लास्ट वाला सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन। पहले 1.5 साल हम लोग साथ में पढ़े, 3 सेमेस्टर, और लास्ट वाला सेमेस्टर मुझे जो फील्ड चाहिए वो फील्ड। This is, so these are the commerce के professional courses. If you want to achieve your goal and target in future, so I'll advise you to go for a CA, CS और MBA. अगर कॉमर्स ही लिए हो तो ये आपका करियर। बीकॉम करके आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, so these 3 options are available with you for a commerce. क्योंकि आपने साइंस तो लिया है नहीं, यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ कॉमर्स, तो कॉमर्स में अगर अच्छा कुछ है यही है।
ग्रेजुएशन इज नॉट माय पाथ, मेरे को कुछ अच्छा प्रोफेशनल करना। तो दीज आर दी ऑल 3 प्रोफेशनल कोर्सेज इन अ। बाकी डिप्लोमा तो बहुत है बेटा, डिप्लोमा तो बहुत है। डिप्लोमा का मतलब क्या होता है सर? सर मुझे होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आई कैन मेक अ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। 3 साल का डिग्री भी कर सकता हूँ और 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकता हूँ। सर मुझे किचन खाना बनाने में, किचन में इंटरेस्ट। होटल मैनेजमेंट मतलब एक ही नहीं होता कि भाई खाना बनाने वाला, किचन का होता है, कुकरी बेकरी का होता है, फूड एंड बेवरेज का होता है, हाउस कीपिंग होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, दैट्स ऑल। एयर होस्टेस का कर सकते हो, स्टीवर्ड गार्ड। सिर्फ सर एयर होस्टेस लड़की को जॉब मिलेगा, एयरपोर्ट पे मेरे को कौन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। स्टीवर्ड गार्ड्स भी होते हैं बॉयज, दे कैन अप्लाई फॉर एयरपोर्ट जॉब। टूर्स एंड ट्रैवल्स मैनेजर सबसे बेस्ट आज की डेट में, सबसे ज्यादा स्कोप है। इवेंट्स मैनेजमेंट, इवेंट्स मैनेजमेंट का मतलब समझाता हूँ, जो शादी होती है ऑर्गेनाइज करने का, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का, दैट्स कॉल्ड इवेंट ऑर्गेनाइजर। एक रणवीर सिंह और अनुष्का का मूवी आया था, बैंड बाजा भरा था, या देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट वो शादी ऑर्गेनाइज करते, दैट्स कॉल्ड इवेंट ऑर्गेनाइज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने का इवेंट करते, दैट्स बेस्ट। दीज आर दी बेस्ट कोर्सेज है ना इन कॉमर्स। ये आपने पूछा कॉमर्स फील्ड में हो तो मैंने कॉमर्स का बताया, राइट फाइन। सो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टूड। आर्ट्स का आई एम नॉट गोइंग टू से, बिकॉज मेरे हिसाब से रादर देन ऑप्टिंग आर्ट्स बेस्ट है कॉमर्स के। अगर आर्ट्स 10 से तो लिटरेचर अगर बनना है, साइकोलॉजी का प्रोफेसर बनना है तो आर्ट्स है। इसमें टीचिंग का भी एक फील्ड है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं प्रोफेसर बनूं, टीचर बनूं, तो वो भी फील्ड अवेलेबल है। 12th के बाद बीएड कर सकते हो 3 साल का, और डीएड भी कर सकते हो 2 साल का। तो आप कोई भी स्कूल में या कॉलेज में आप एज ए टीचर का जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर स्कूल में करना है तो बीएड कंपलसरी, 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाना, और कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको बीएड करके और थोड़ा सा एमकॉम करना पड़ेगा और नेट सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब एमकॉम और बीएड है तो 11वीं 12वीं तक पढ़ा सकते हो, और सर और आगे पढ़ाना है तो उसके साथ नेट सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके करियर ऑप्शंस थे। थोड़ा देखो, जब आप यहाँ पर एंट्री किए तब मैंने तुम लोगों को पहले 10th का क्लैरिटी दी, उसके बाद आपको मैंने 11th स्टैंडर्ड में हाउ टू टेक द एडमिशन इन 11th स्टैंडर्ड उसका क्लैरिटी दी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको समझाया जो फील्ड आप ऑप्ट कर चुके हो, मुझे पता तो होना चाहिए ना व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल विद मी, मुझे मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके, क्या नहीं कर सकता। तो मैंने आपको थोड़ा करियर का भी ब्रीफ गाइडलाइंस दे दिया, राइट। सब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहे कि मैं कॉमर्स में मेरे सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे, एक बुक कीपिंग रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ओसी रहेगा। मुझे एसपी पसंद है तो मैं एसपी लेगा, अगर मुझे एसपी नहीं पसंद है, मैथ्स पसंद है तो मैथ्स लूंगा, इंग्लिश और लैंग्वेज, दीस आर दी ऑल योर 6 सब्जेक्ट्स इन द कॉमर्स। उसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट जिसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा और विल स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ में एक जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया अबाउट द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा, उसका मीनिंग है थोड़ा इसके। कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आई विल रिपीट अगेन, keeping a proper record of all the business transaction, it is called a bookkeeping and accountancy. I'll repeat again, keeping a proper record of all the business transaction, it is called a bookkeeping and accountancy. Keeping proper record of all business transaction, it is called bookkeeping and accounting. ओके, ये उसका एक्चुअली बेसिक मीनिंग। वेरिएंट आता है, चेंज होता है थोड़ा, हर एक राइटर अपना अपना ओपिनियन देता है तो मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बट बेसिक मीनिंग क्या है सर अकाउंटेंसी का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कोई एग्जांपल देख के बताओ। ये मिस्टर एक्स या फिर यू कैन से माय नेम, आई एम आरके, मेरा नाम, मैं बिजनेस करता हूं, आई एम डूइंग माय बिजनेस, राइट। आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, मेरा बिजनेस है मोबाइल बेचता हूं, सिंपल। आई हैव माय मोबाइल शॉप हियर,
एग्जांपल के लिए लेगा, मैं मोबाइल बेचता हूँ, तो मैंने मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 से। सुनाओ, धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट। सो व्हाई यू मेंशन 1 अप्रैल, व्हाई यू हैव नॉट मेंशन 1 जनवरी 2021? तो लेट मी क्लियर विथ यू गाइस, अकाउंट्स में अपना साल चालू होता है 1 अप्रैल और अपना कैलेंडर ईयर है जनवरी फरवरी मार्च। तो जब आप अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, आपको किसी ने पूछा नींद में भी उठा के कि तेरा साल कब चालू हो रहा है, वी आर कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, हमारा साल चालू होता है 1 अप्रैल। हमारा साल कब चालू होता है? 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर है, हम लोग को कॉमर्स स्टूडेंट्स है, हम लोग को फाइनेंशियल ईयर के बारे में पता है, कैलेंडर ईयर से क्या लेना देना। So if anyone is asked you what is your financial year, so my financial year is start with the 1st April and ended with the 31st March. साल खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल को मेरा साल चालू होगा और 31 मार्च को मेरा साल खत्म होगा। ये सर क्या था? ये फाइनेंशियल ईयर था अकाउंट्स का। जब देखो हमारे इंडिया, हमारे कंट्री के अंदर जब बजट डिक्लेयर होता है 1 अप्रैल के बाद, गैस के प्राइस कितने होंगे 1 अप्रैल को डिक्लेयर, इलेक्ट्रिसिटी के दाम कितने होंगे 1 अप्रैल को डिक्लेयर होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर। रेलवे के टिकट के प्राइसेस कितने होंगे 1 अप्रैल को डिक्लेयर, क्यों? ये फाइनेंशियल ईयर हमारे कंट्री। सो कम टू द पॉइंट, आपका कुछ बोल रहे थे सर मोबाइल शॉप है। यस, मेरा मोबाइल शॉप मैंने ओपन किया 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से लेके यू कैन सी हियर 31 मार्च 2022, 1 year completed, you can see here 1 year completed। so बेटा मैं कौन हूं? बिजनेस। मैं क्या करता हूं? मोबाइल। मेरे 1 साल बिजनेस कंप्लीट किया, अब 1 साल बिजनेस में कुछ तो किया रहेगा काम, क्या किए सर? बाय एंड सेल, ये मेरा बिजनेस है। मोबाइल होलसेलर से लेके आता हूं और रिटेल कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचता हूं, ये मेरा धंधा है, बिजनेस है। मैं होलसेल से लेके आता हूँ मोबाइल और आप लोगों को बेचता हूँ, और जो बीच का जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा बिजनेस है। तो ये सब समझ में आ। लेकिन बेटा पूरे साल भर में मैंने बहुत सारे मोबाइल खरीदे रहेंगे और बहुत सारे मोबाइल बेचेंगे। अब नो पॉइंट इज दैट एंड ऑफ द ईयर, अभी ये अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? ये जो खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस, चक्र, साइकिल चलते रहते हैं ना साल साल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस। समझ में आया? क्योंकि एक मोबाइल तो खरीदूंगा नहीं और एक मोबाइल साल में तो बेचूंगा नहीं, बिकॉज ये तो मेरा बिजनेस है, शॉप है, तो बहुत सारे आप मोबाइल खरीद ही लेंगे, आपने हजारों और हजारों मोबाइल शायद पूरे साल में बेचे रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज परचेस करने से बहुत सारी चीज बेचिए, तो ये जो साइकिल को मैं क्या बोलता है अकाउंट लैंग्वेज में, बिजनेस ट्रांजेक्शन, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। There are so many business transactions are there। मैंने तेरे को भी मोबाइल बेचा, तेरे को भी मोबाइल बेचा है, तेरे को भी बेचा, तेरे को भी बेचा, इसको भी बेचा, इसको भी बेचा, इतने सारे लोगों को, पूरे दहिसर में आधे लोगों को मैंने मोबाइल बेचा। तो मतलब इसका मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन। अब साल खत्म हो गया, पूरे साल भर में मैंने यही किया है और कुछ काटा नहीं मेरे को, मोबाइल खरीदना बेचना, ये मेरा धंधा है। साल खत्म। नाउ एज अ बिजनेसमैन माय क्वेश्चन टू यू पीपल, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूरे लेक्चर में एक ही क्वेश्चन। एज अ बिजनेसमैन 1 year I have completed my business, end of the year, इंग्लिश समझ में आ रहा है ना, बेसिक इंग्लिश यूज कर रहा हूं। एज अ बिजनेसमैन आफ्टर डूइंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन एंटायर ईयर, पूरा साल बिजनेस करने के बाद एंड ऑफ द ईयर I should know that whether it is my business into the profit or whether it is my business into the loss, yes or no? मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना भाई, पूरा साल में खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। एक साल के एंड में मुझे ये जानना चाहिए, एज ए बिजनेस में मुझे पता होना चाहिए कि नहीं कि भाई मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ या मेरे बिजनेस में मुझे लॉस, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्वेश्चन यूट्यूब पे देखो, आपने तो सही बोला आपने एक बात कि एक बिजनेसमैन को पूरा साल बिजनेस करने के बाद उसको पता होना चाहिए कि उसका 1 साल होने के बाद उसका बिजनेस प्रॉफिट में गया है, लॉस में। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में? हाउ डू आई कम टू नो दैट?
वेदर माय बिजनेस इज इनटू द प्रॉफिट और वेदर माय बिजनेस इनटू द लॉस। मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में, आपको कैसे पता चलेगा? आपका बिजनेस है, कैसे पता चलेगा? गेसेस, एनी आंसर? सिंपल है। अगर आपका कोई धंधा है, बिजनेस है, कैसे? ओके, आपने जितना पैसा डाला है उसके ज्यादा मिलता है, आपको प्रॉफिट होगा। बट माय क्वेश्चन इज दैट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काउंट करोगे, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, बराबर, काउंट करोगे। काउंट कैसे करोगे? एक ट्रांजेक्शन हुआ, दो ट्रांजेक्शन हुआ, महीने में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, साल में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, काउंट कैसे करोगे? एंड में रिकॉर्ड लिख के रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, बराबर ना? जब मैं एक मोबाइल बेचेगा, मैं लिख के रखेगा। मैं जब दूसरा मोबाइल बेचेगा, मैं लिख के रखेगा। मैं जब माई मोबाइल खरीदी लेकर करके आएगा, मैं लिख के रखेगा। मैं जब तुम लोग को मोबाइल बेचेगा, मैं लिख के, मतलब आई विल मेंटेन माई रिकॉर्ड। बेटा इसी को बुक कीपिंग कहना, इंग्लिश में वही लिखा है, कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। वो बिजनेस के जितने में ट्रांजैक्शन कर रहा हो उसको सिस्टमैटिकली प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, उसी को बुक कीपिंग। अरे भाई लेकिन अगर मैं मेंटेन नहीं रखेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा इनमें कि भाई तुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? Yes or no? If I maintain my record proper, जैसे आपने बोला काउंट करो, काउंट करने के लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। If I don't maintain my record, so how would I come to know भाई तू प्रॉफिट में या लॉस में? मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है, मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए मेरा बिजनेस लॉस में, उसके लिए मुझे साल भर सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, जब मैं सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेगा तभी तो मुझे साल के एंड में पता चलेगा भाई आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। So it means that as a businessman, I have to record and maintain all the transactions systematically, and it is only called bookkeeping. Understood? मतलब जो बिजनेस करता है ना बेटा, उसको सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मेरा कोचिंग क्लासेस का, तो मेरे लिए कुछ एक्सपेंसेस है, हाँ है ना सर? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एक्सपेंसेस है, स्टाफ सैलरी माय एक्सपेंसेस, प्रीमाइसेस रेंट माय एक्सपेंसेस, ये मेरा एक्सपेंसेस है। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ प्रॉफिट? बचपन वाला पढ़ा था 5th स्टैंडर्ड में। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, हाउ डू आई फाइंड आउट द प्रॉफिट? एक्सपेंसेस माइनस इनकम। मेरे खर्चे कितने हैं सर? आपने कितना खर्चा किया? थोड़ा उल्टा कर, इनकम माइनस मेरे खर्चे। सर लाइट बिल ये महीने में पे किया है 2000, स्टाफ को सैलरी पे किया है 18,000, 20,000 हो गया। सर आपने रेंट पे किया 30,000, 50,000 एक्सपेंसेस। आपने बोला ये महीने का लिया, इसको साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकम तुम लोग का फीस मेरे को आया 60,000, 6 जन का पकड़ लो, तो 60,000 माइनस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, आई विल गेट द प्रॉफिट। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सब प्रॉपरली रिकॉर्ड, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। यस और नो? और उसी रिकॉर्ड और उसी अकाउंट मेंटेनेंस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग सेट। हमारा अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड इट विल बी एंड इन द 31st। दो चीजें आप लोगों को सिर्फ आज के लेक्चर में पता चली रिलेटेड टू सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट इज माय फाइनेंशियल ईयर। योर फाइनेंशियल विल स्टार्ट विद द एंड एंड विद द, अंडरस्टूड? ओके, so I stop my lecture at here. कल से बेसिक क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आज मैंने आप लोगों को 10th का बताया, 11th का बताया, 25 का बताया, उसके बाद करियर का ऑप्शंस बताया, उसके साथ आपको उसका थोड़ा बेसिक मीनिंग बताया। मीनिंग स्टार्टिंग मीनिंग आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, बिकॉज़ जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने वाला हूं थ्रू आउट द ईयर, तो आई शुड नो द मीनिंग, क्या पढ़ना है सर, आई शुड नो, राइट? तो मैंने जस्ट तुम लोग के साथ शेयर किया मीनिंग ऑफ, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीवन हैज एनी डाउट?
रिलेटेड टू एनी मतलब कोई या फिर किसी को अपने स्कूल्स के बारे में या सब्जेक्ट्स के बारे में कोई डाउट हो नो डाउट सो विल मीट टुमारो सेम टाइम ठीक है थैंक यू